हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सब ठीक से होंगे। हमने इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें हमें प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स का डिफरेंस बताया था। प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है। आई होप आपने वो क्लास देख ली होगी। आज जो हमारा न्यू टॉपिक्स है वो है कॉलोनिज्म, इंपीरियलिज्म, डिकोलाइजेशन, निकोलाइजेशन और पोस्ट कॉलोनिज्म। तो हम इसमें देखेंगे क्या डिफरेंस है। ठीक है, वन बाय वन हम इसको आज अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें, कॉलोनाइजेशन एक ऐसी प्रैक्टिस होती है इन विच पावरफुल कंट्री एस्टैब्लिश dominations over a weaker territory, usually through the subjections of its peoples and setting its own population there। इसमें ये कहा गया है कॉलोनाइजेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें पावरफुल कंट्री दूसरी कमजोर कंट्री या कमजोर टेरिटरी पर डोमिनेशन एस्टैब्लिश करती है, यूजुअली थ्रू सब्जेक्शन ऑफ पीपल सेटलमेंट्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन। हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कॉलोनाइजेशन एक ऐसी पावरफुल कंट्री होती है जो पावरफुल कंट्री क्या करती है, दूसरी कमजोर कंट्री के ऊपर अपना डोमिनेशन करती है, उसको अच्छे से अपने मतलब वश में कर देती है, जिसकी वजह से जो भी होती है वो जो भी लोग होते हैं वो उसके अंडर काम करते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन टू अ न्यू लैंड्स वेयर इट सेटल्स lives permanently, but country continue to maintain loyalty over their country origin। कॉलोनाइजेशन का मतलब ही है कि ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन टू न्यू लैंड, जहाँ ये लोग परमानेंटली सेटल कर लेते हैं लेकिन लॉयल्टी अपनी ओरिजिन कंट्री के साथ ही रहते हैं। हम ये देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं कॉलोनाइजेशन ये होता है कि एक ऐसी पावरफुल कंट्री जो क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है कमज़ोर कंट्री के ऊपर, और उनके जो लोग होते हैं, पॉपुलेशन होती है, उनको एक परमानेंट सेटल लाइफ दे देती है। बट वो जो लोग होते हैं वो कंटिन्यूसली वो लॉयल्टी अपनी पुरानी कंट्री की जो ओरिजिन होती है उसमें कर सकते हैं। और इसमें हम अब एग्जाम्पल दे सकते हैं किसकी, इंडिया की। इसमें ये देख सकते हैं जब जब ब्रिटिश ने क्या किया था, इंडिया के ऊपर अपना कब्जा किया था, और उन्होंने ये 200 साल तक जब तक यहाँ रहे, फिर जब उसके बाद लोगों क्या वो लॉयल रहे, फिर उसके बाद जब इंडिपेंडेंट हुई तो उसके बाद देखें कि आज के टाइम पे देखें इंडिया कहाँ से कहाँ चीज़ें लगे। तो इंडिया के ऊपर क्या हुआ था, कॉलोनाइजेशन कॉलोनी का रूल हुआ था। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कॉलोनिज्म क्या होता है कि कंट्री के ऊपर कब्जा करना, किसी कमजोर कंट्री के ऊपर दबोच लेना, उसके अंडर काम मतलब उसको अपने अंडर कर लेना और उसके ऊपर काम करना। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कॉलोनिज्म क्या होता है। तो एक थिंकर से जिनका नैन्सी शो मेकर ने 12 टाइप्स दी होती कॉलोनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें ये देख सकते हैं उन्होंने ये कौन थे, ये हिस्टोरिकल फिलासफर थे, यूनिवर्सिटी कहाँ पे, ऑफ कनेक्टिकट। इन कॉलोनाइजेशन डिफाइन किया जाता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ डोमिनेशन। उन्होंने कॉलोनाइजेशन को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ कॉलोनाइजाइज मोटिवेशन है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं जो नेसी शो मेकर थे वो कौन थे, एक प्रोफेसर थे हिस्ट्री के। तो उन्होंने कॉलोनाइजेशन को डिफाइन किया गया था फॉरेन इंस्ट्रूमेंट या डोमिनेशन के हिसाब से। तो उन्होंने क्लासिफाई किया था किसके बेस पे, कॉलोनाइजेशन और मोटिवेशन के। जो उनकी बुक्स है उसमें उन्होंने ये चीज़ बोली गई थी। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि इनकी बुक्स है ये आप याद कर सकते हैं कि इनकी बुक्स जो है अमेरिकन नेटिव अमेरिकन होलमैन एंड वर्ल्ड 2050। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि इनकी जो बुक्स है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि मे भी एग्जाम में जो है उनकी बुक्स या उनके बारे में 12 जो कॉलोनाइजेशन वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 12 कॉलोनाइजेशन जो है शो में करा उनकी को किस बुक्स में उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो उन्होंने जो थी इस बुक्स में एक्सप्लेन की थी 12 टाइप्स। तो हम अब उनकी जो टाइप्स है उसमें ये देख सकते हैं। सबसे पहले जो थी वो कौन सी थी, सेटल कॉलोनाइजेशन। इसमें ये कहा गया था कि क्या होना चाहिए कि जब परमानेंटली सेटल कर लेते हैं फिर उसके प्लांटर कॉलोनाइजेशन फोकस होता है एग्रीकल्चर और प्लांटेशन पर। ठीक है, और उसके बाद ये जो था एक्स्ट्रा एक्टिविटी कॉलोनाइजेशन, ये आप देख सकते हैं, ये यूजीसी नेट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें ये देख सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, जैसे यूजीसी नेट हो गए, मतलब यूजीसी नेट में ये चीज़ का पूछी गई। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। मे बी ये जो जेके एस एस बोलो जेके पीएससी 10+2 में जो भी एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं 10 लेक्चरर का, तो उसमें आप ये देख सकते हैं इन टाइप्स में से पूछ सकते हैं। जेके सेट का एग्ज़ाम है तो उनमें से जैसे जेके सेट का एग्ज़ाम आया था उसमें ये पूछा गया था कौन सी वाली, पोस्ट कॉलोनियल
कॉलोनाइजेशन। तो इसमें ये पूछा था कि जो पोस्ट कॉलोनियल कॉलोनिज्म है इसमें क्या डिफरेंस था, ये डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है। तो आप ये देख सकते हैं, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेड का बोल सकते हैं, फिर उसका ट्रांसपोर्ट का बोल सकते हैं, इंपोरियल पावर कॉलोनाइजेशन, नॉट ये आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, लीगल कॉलोनाइजेशन, रोग्स, फिर उसके बाद रोमांटिक कॉलोनाइजेशन। ये आप इनके 12 जो टाइप्स है आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो नेसी शू मेकर थे उन्होंने इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया था, कैसे उनको पूरा एक्सप्लेन किया था। और ये आप देख सकते हैं 2-3 क्वेश्चन आपको इसको मिल सकते हैं कि ये जो थे यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे गए थे। ये देखें 2023 में जून की शिफ्ट में, जून की शिफ्ट में, जून की शिफ्ट में। और उसके बाद अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ तो सेंट्रल कॉलोनाइजेशन, ये जेकेपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद जेके सेट की बात करें तो उन्होंने ये पोस्ट कॉलोनी कॉलोनिज्म के ऊपर बात की थी। तो आप ये देखते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अब डिफरेंस करते हैं कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस होता है ना कि कैसे एक दूसरे से अलग है। इंपीरियलिज्म क्या होता है, इसमें आपको दोनों का डिफरेंस भी पता चल जाएगा और उसके ऊपर आप अच्छे से इस चीज़ को कर भी सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कॉलोनिज्म, मैंने ऑलरेडी बोला था कि जहाँ पे आप परमानेंट रह सकते हैं। तो उसमें परमानेंट में क्या होता है, ज़मीन का फिजिकल टेक ओवर ज़मीन ले लिया, और इसमें जो होती है डायरेक्ट लैंड कंट्रोल नहीं होती है। इसमें जियोग्राफिकल कंट्रोल एंड सेटलमेंट इन्वॉल्व होती है और उसमें जो होती है पावरफुल डिस्टेंस रूल्स कर लेती है। जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे इंडिया पे जो हुआ था ब्रिटिश का, वो क्या हुआ था, जियोग्राफिकल मतलब हुआ था कि जियोग्राफिकल हुआ था। और आज के टाइम पे ये देख सकते हैं जैसे प्रोजेक्ट हो गया, डिस्टेंस रूल्स हो गए, जिससे मतलब एक डोमिनेशन के थ्रू, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल या कल्चर के थ्रू से होता है। जैसे कॉलोनाइजेशन में जो लोग हैं पीपल्स परमानेंटली सेटल हो जाते हैं, और डोमिनेशन में हो जाता है कि डोमिनेशन कर लेना इकोनॉमिक्स के ऊपर, पॉलिटिकल या कल्चर के ऊपर होता है। ठीक है। तो आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं ब्रिटिश इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच इन नॉर्थ एंड वेस्ट अफ्रीका। और एग्जांपल इसमें दूसरे में दे सकते हैं स्केबल्स फॉर अफ्रीका बाय ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम एक्स्ट्रा। तो आई होप आपको ये चीज़ें डिफरेंस पता चल गया होगा कॉलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म में क्या डिफरेंस है। ये आप देख सकते हैं मैंने एक पोस्टर क्रिएट किया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। अगर आपको मतलब वो चीज़ समझनी है तो आप इसमें ये भी देख सकते हैं कॉलोनाइजेशन में क्या होता है कि फिजिकल लैंड को टेक ओवर किया जाता है। उसमें जो होता है इंपीरियलिज्म में डायरेक्ट मतलब बात होती है। उसमें जो होता है कि कॉलोनाइजेशन में जियोग्राफिकल मतलब लैंड परमानेंट ली जाती है, उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। इसमें सिर्फ डोमिनेशन वगैरह लोगों का हो जाता है। और इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते कॉलोनाइजेशन में ब्रिटिश इंडिया का, और उसके बाद जैसे उसमें एक इंपीरियलिज्म देख सकते हैं इसके बर्फ फॉर अफ्रीका। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है, नेक्स्ट जो मतलब इसके अलावा देख सकते हैं उसमें एंटी कॉलोनिज्म हो गया। एंटी कॉलोनिज्म का होता है कि एंटी कॉलोनिज्म रेफर टू द रेजिस्टेंस मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल अगेंस्ट colonial एंड imperial powers. These movements were driven persons principles of justice, equality and self determination. आप ये देख सकते हैं एंटी कॉलोनिज्म का मतलब कॉलोनिकल इंपीरियलिज्म पावर के खिलाफ चलना वाली रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट। इन मूवमेंट के बेसिस पर न्याय, जस्टिस, समानता, इक्वलिटी और अपने फैसला खुद लेने का अधिकार होता है। डेफिनेशन आप ये एंटी कॉलोनिज्म का आप ये समझ सकते हैं किसी चीज़ का विरोध करना। जैसे देखें ब्रिटिश रूल से, जैसे ब्रिटिश इंडिया पे रूल कर रहा था, उसमें जो तो एक्सट्रीमिस्ट जो पार्टी थी तो वो क्या कर रही थी, वो इसके खिलाफ थी और उसको वो वायलेशन के थ्रू कर रहे थे। एक मॉडरेट थी तो वो क्या कर रही थी, वो कर रही थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू से बात करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं एंटी कॉलोनिज्म में किसी चीज़ के खिलाफ होना। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो इसमें आप स्टेज देख सकते हैं, स्टेज कौन कौन सी थी। सबसे पहले थी प्रोटो नेशनलिज्म। इसमें ये था कि अर्ली फेज था जिसमें विक्रम चंद्रा, उसके बाद नारोजी गोखले एंड रैंडे थे। तो राइज ऑफ न्यू लीडरशिप में आप देख सकते हैं, इसमें ये कहा गया था कि इसमें कि लीडरशिप को कैसे किया जाता है। इसमें डिफरेंट इंडियन पॉलिटिकल फिलासफर थे, आप देख सकते हैं अरबिंदो हो गए थे, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस हो गए, सावरकर हो गए। तो आप ये देख सकते हैं मास मूवमेंट्स में हो गए नॉन सिविल कॉपरेशन, फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स, क्विट इंडिया मूवमेंट्स। और प्रोटो नेशनलिज्म में आप ये देख सकते हैं कि कैसे उसके ऊपर दौरान के ऊपर काम किया जाता है, कैसे उसको कज किया जाता था। फिर उसके मास मूवमेंट्स हम आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये एंटी नेशनलिज्म होता है कि किसके थ्रू उस चीज़ के ऊपर बात की थी, कि कौन से थिंकर्स ने उसके ऊपर काम किया था और कैसे हम उस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। तो उसमें ये देख सकते हैं कि पहले प्रोटो नेशनलिज्म था, राइज ऑफ न्यू लीडरशिप आए थे, फिर उसके मास मूवमेंट्स आई थी, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैसे काम किया था। ये 3 चीज़ें जो थी उसके ऊपर काम किया जाता था कि शुरुआत दौर में कैसे एक किसी चीज़ के ऊपर काम किया जाता था।
आई होप आपको ये चीज़ 3 समझ आ गई होगी कि जो 3 पार्ट्स हैं, ये जो है ये इंग्लिश में है, सेम ही है। तो आप जो इंग्लिश हिंदी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो आप इस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं कि हम इसको कैसे पढ़ें। जो जेकेपीएससी 10+2 के स्टूडेंट्स हैं, वो इंग्लिश पे अपना देख सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ लिखी गई है। जो नेक्स्ट है वो डिकोलोनाइजेशन है। डिकोलोनाइजेशन हम देख सकते हैं, डिकोलोनाइजेशन इज द प्रोसेस विच colonial independent from colonial rules. The League of Nations was first international body to support decolonization. डिकोलोनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्लोनिकल अपनी कोलोनाइजेशन से आज़ादी लेता है। इससे पहले इंटरनेशनल स्टेप में लीग ऑफ नेशन ने लिया था। इसमें आप देख सकते हैं इन 1776 13 ब्रिटिश colonies in America declared independence and later formed in USA. In 1947 gained independence from British rules. तो आप ये देख सकते हैं कि 1776 में ब्रिटिश अमेरिका ने 13 ब्रिटिश कॉलोनी को आज़ाद किया था, और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि 1947 में जो था इंडिया जो था वो ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ था। डिकोलोनाइजेशन कोलोनाइजेशन हो गया कि किसी के ऊपर आप काम करते हैं, उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। जब कब्जा को छुड़ाते हैं तो उसको डिकोलोनाइजेशन, उसके ऊपर क्या करना है, उस चीज़ को ऊपर निकाल देना। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि कोलोनाइजेशन क्या हो गया है, एंटी कोलोनिज्म क्या हो गया, और उसके बाद आप ये देख सकते हैं डिकोलोनाइजेशन। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो न्यू कॉलोनिज्म है। उसमें ये देख सकते हैं न्यू कॉलोनिज्म ये इज अ फॉर्म ऑफ इंडायरेक्ट कंट्रोल्स ओवर लेस डेवलप्ड कंट्री बाय पावरफुल डेवलप्ड नेशन, मोस्टली इकोनॉमिक्स एक्सप्लोटेशन, कैपिटलिज्म एंड डिपेंडेंसी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि थिंकर डिपेंडेंसी स्कूल में कोर इकोनॉमिक पैराफली इकोनॉमिक्स। न्यू कॉलोनिज्म का मतलब होता है कि डायरेक्टली रूल ना करते हुए डेवलप नेशन पुअर कंट्री के ऊपर रखें। इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी थ्योरी रीच कंट्रीज को कवर करते हैं, और फिर इसमें फैरवरी इकोनॉमिक्स और एक्सप्लोटेशन। न्यू एक कॉलोनिज्म में हो गया कि ऐसी मतलब ये कि कह रहे हैं कि ऐसी एक चीज़ हो गई, ऐसी एक वर्ल्ड बन गई है जिसमें क्या कर रहे थे कि लोगों को इकोनॉमिक्स एक्सप्लोटेशन हो गया, कैपिटलिज्म हो गया, डिपेंडेंसी थ्योरी हो गया। तो उसमें यह कहते हैं एक वर्ल्ड को इन्होंने मतलब एक जो दुनिया की जो कंट्रीज हैं उनको 3 में इन्होंने तकसीम कर दिया, 3 में उन्होंने बांट दिया था, जिसमें उन्होंने कर दिया था कि सबसे पहले उन्होंने फेरी फिर ये मतलब थिंक इकोनॉमिक्स की उसमें बात की थी। फिर उसके बाद और जो थे उन्होंने नेक्स्ट बाय नेक्स्ट जब हम जिन आगे जब जाएंगे लेक्चर को, तो हम आपको इसके ऊपर भी एक्सप्लेन करके बताएंगे कि जैसे कि कैसे उन्होंने इसके ऊपर बात की थी न्यू कॉलोनिज्म के ऊपर के जो डिपेंडेंसी थ्योरी थी उसके ऊपर कैसे एक्सप्लॉइट कर रही है जो वर्ल्ड नेशन थ्योरीज है। अगर हम थिंकर्स की बात करें तो आप उसमें ये देख सकते हैं, ये 2022 का PYQs है। तो आप इनकी जो बुक्स हैं वो आप देख सकते हैं कि जो न्यू कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज कैपिटलिज्म किसने लिखी थी, उसमें कैल्विन ऐसा कुछ नाम है, तो आप ये देख सकते हैं। तो जो इसके बाद जो थी वो पोस्ट कॉलोनिज्म था। इसमें ये कहा पोस्ट कॉलोनी का मतलब है कॉलोनी का रूल के बाद का दौर, जिसमें लोग अपनी हिस्ट्री को दोबारा समझने, आइडेंटिफाई, रिक्लेम करने करें और बच्चे खर्चे कॉलोनियल इन्फ्लुएंस को रिजेक्ट करने की कोशिश करें। इन एरिया में एडवर्ड सैड जिनकी बुक ओरिएंटेशन 1978 कल्चर इम्पेरिफल बहुत परिवर्तित होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि जब एक कंट्री होती है, एक जो मतलब होती है कॉलोनियल, जैसे डिकोलोनाइजेशन हो जाती है, तो उसके ऊपर ये काम करते हैं, उसके ऊपर अपनी आइडेंटिफाई जो थिंक हिस्ट्री होती है उसके ऊपर काम करते हैं, और उसके ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो एग्ज़ाम हुआ था रिसेंटली पीजीटी का और डिफरेंट स्कूल्स में, ये देखो ये थिंकर्स ऑलरेडी इसमें आते हैं एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। ये जो सेट है ये इनका बेस्ट टॉपिक्स है, जिसमें ये पूछने की बात करता है कि कैसे मतलब कि इनकी या बुक्स पूछ लेंगे या कोटेशन पूछ लेंगे या कुछ भी पूछ लेंगे, लेकिन इनका ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। रियर केस में होता है कि वो कभी कभार पूछते नहीं, लेकिन इसमें आप 99% है तो एडवर्साइड का कोई क्वेश्चन पूछ के डाल देंगे। हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ दिया है। सबसे पहले कॉलोनिज्म क्या हो गया कि कॉलोनिज्म हो गया कि किसी के ऊपर डायरेक्ट काम करना, मतलब डायरेक्ट के ऊपर सब कुछ छीन लेना, उसे सेटल हो जाना।
उसके बाद एंटी हो गया कि उसके ऊपर क्या करना कि जो उसके ऊपर जो कॉलोनिज्म जो लोग आए हुए हैं, ब्रिटिश हैं या कुछ भी हैं, तो उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर खिलाफ होना, उसके ऊपर बोलना है कि रिजेक्ट करना कि ये चीज़ जो है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। डीकोलोनाइजेशन हो गया कि किसी कंट्रीज को क्या करना है कि दोबारा से जो कॉलोनाइज है उसको इंडिपेंडेंस कर देना, उसको आज़ाद कर देना। और न्यू कॉलोनाइजेशन हो गया कि एक पावरफुल कंट्री को कैसे हम उसको कर सकते हैं, इनडायरेक्टली कंट्रोल जो किया जाता है उसके ऊपर कैसे हम काम कर सकते हैं। पोस्ट कॉलोनिज्म को हो गया कि दोबारा से उस चीज़ को समझना। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। हमने जो ऊपर पढ़ा है ये कॉलोनिज्म, पोस्ट कॉलोनिज्म, एंटी कॉलोनिज्म, न्यू कॉलोनिज्म, इस अभी तक आप इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें जो न्यू मेंबर्स हैं, ताकि हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो आपको पहले मिल जाएं, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जिससे क्या होगा कि आप आराम से जो भी क्लास जब आएगी तो आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो चैनल है टेलीग्राम तो आप कर सकते हैं, जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस बाय शहबाज लकी। आप इसमें आप चैनल भी और ग्रुप्स, ये चैनल में आप पीडीएफ वगैरह या कोई करंट अफेयर या कुछ भी होगा तो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँ जो इंपॉर्टेंट होती है। जो टेलीग्राम ग्रुप्स है वो आप सबके लिए, जहाँ पे आपको कोई किसी भी यूनिट्स में या किसी में भी प्रॉब्लम होती है तो चैट वहाँ पे ओपन ही रहती है, तो आप वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद 8:30 PM पे डेली वहाँ पे टेस्ट होता है, क्विज टेस्ट होता है, जिसमें आपको बेनिफिट होगी। जैसे यूजीसी नेट का हो गया या पेपर जेकेपीएस 10+ हो गया। अभी तो फिलहाल जो यूजी जो क्विज चल रहा है 8:30 PM में वो पेपर फर्स्ट के चल रहे हैं। जो टॉपिक्स हैं वो रिसर्च के ऊपर, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर काम चल रहा है उसके ऊपर क्विज हो रहे हैं। तो आप वो ज्वाइन ग्रुप्स कर सकते हैं, चैनल कर सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इस क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको दोबारा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको ज़्यादा रट्टा मारने से अच्छा आप इस चीज़ को समझेंगे, इसको टॉपिक्स में क्या है, इसको कैसे पढ़ना है। जब आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो आपको दोबारा घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म में हम ये कह सकते हैं नेशनलिज्म कैन बी डिफाइंड सेंस ऑफ कम्युनिटी, सेंस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन रिलीजन, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन होमलैंड, कॉमन स्टेट। नेशनलिज्म का ये एक ऐसी होता है ना, एक ऐसा एहसास जो लोग में सब कुछ बराबर हो। एज अ इंडियन, एज अ आप देख सकते हैं कि हम क्या नेशनलिज्म को क्या समझते हैं कि सबकी बोली एक होनी चाहिए, कल्चर होना चाहिए, कॉमन हिस्ट्री होनी चाहिए, होमलैंड होना चाहिए। जिससे क्या होना चाहिए कि नेशनलिज्म के ये नहीं होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हमें ये बताया कि हर चीज़ को कैसे आपने प्रोटेक्ट करना है, आपको कैसे चीज़ करनी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखें सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें देखें कि कैसे एक चीज़ के ऊपर काम किया जाता है, कैसे उसके ऊपर रखा जाता है कि हम इंडिया को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे एक गवर्नमेंट को अच्छे से करें, जिससे क्या होगा इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी सब कुछ सेम हो। ठीक है, नेशनलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा एहसास जो लोगों में होता है जिसमें उनका एक कॉमन लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, हिस्ट्री, होमलैंड एंड मतलब होते हैं। और एक थिंकर्स हैं जिस आप देख सकते हैं नेशनलिज्म के ऊपर उन्होंने बोला गया है, एरिक होप्स बर्न्स। आप अपने हिसाब से इसकी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें कुछ ऐसे थिंकर्स होते हैं मे बी मेरी उसमें प्रोनाउंसिएशन अच्छी ना हो, तो आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमारा मेन पर्पज़ है कि हमें टॉपिक समझ आना चाहिए, कंसेप्ट समझ आना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है वो उन्होंने मार्क्सिस्ट हिस्टोरिकल में उन्होंने हाईलाइट किया था कि नेशन आर बेस्ड ऑन इमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशन। कि मतलब उन्होंने कहा था कि एक ऐसे नेशन को उन्होंने मतलब किया था कि ट्रेडिशन के बेस पे होता है। आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने आर्ग्यू किया था, बिलीव किया था कि जो आइडिया कंटिन्यूस हिस्ट्री को, प्योर कल्चर्स को मिथ के साथ कैसे क्रिएट किया जाता है, नेशनल इटसेल्फ। उनका कहना था कि कंटिन्यूस हिस्ट्री और प्योर कल्चर की जो सोच है वो एक मिथ है, और मिथ नेशनलिज्म ने खुद बनाई है। और उसका ऊपर नेक्स्ट जो था उन्होंने कहा गया था कि वो कहते थे कि नेशनल अपनी ट्रेडिशनल ऑफ इन्वेंट करती है ताकि मॉडर्न आइडेंटिफाई बन सके। मतलब नेशनल और नेशनलिज्म एक तरह से एक सोशल इंजीनियर का प्रोडक्ट है। तो ये समझ आ गई, तो वो ये कह रहे थे कि जो भी एक नेशन है वो अपनी ट्रेडिशन पे काम करता है, एक मॉडर्न आइडेंटिफाई बनाता है, जिससे क्या होगा नेशनलिज्म को क्या होना चाहिए कि अच्छे से एक सोशल इंजीनियर की तरह बनता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दी ट्रेडिशनल जो थे वो ऑफर्ड करे क्रिएशन यूनिटी, डाइवर्स पॉपुलेशन, अलाइड ड्राइवंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कल्चर्स एंड नैरेटिव। ये ट्रेडिशन अक्सर नए बनाए गए होते हैं जो अलग लोगों के एक वजूद करते हैं। ये अलाइड लोगों को
द्वारा चलाए गए जो होते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि कल्चर और हिस्ट्री स्टैंडर्डाइज दिए जाते हैं। ये आर्टिफिशियल बनाए गए हैं, ट्रेडिशनल नेशनल यूनिटी और आइडेंटिफाई को बनाए रखते हैं, और ये चैलेंज करते हैं कि नेशनल और गहरी हिस्ट्री को रूट्स होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इसके जो थे ये ऊपर क्या थे, उन्होंने थोड़े से कुछ पॉइंट्स बताए हुए थे कि ये कैसे नेशनलिज्म के ऊपर उन्होंने बात की थी, नेशनलिज्म ऑफ यूरोप से जो मार्क्सिज्म के उन्होंने बेस पे बोला था कि ट्रेडिशन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट जो थे उन्होंने बोला गया था कि अंडरस्कोर जो पॉलिटिकल अलाइड थे उनको मैनिपुलेट करते थे मॉडर्न नेशनलिज्म के ऊपर, और उसके ऊपर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग करते थे प्रोडक्ट को डिलीगेट करने में और उसके ऊपर हिस्टोरिकल एवोल्यूशन करने में। और वही कहते थे कि वो दिखाते थे कि उनकी थ्योरी में पॉलिटिकल अलाइड कल्चर हो गया, मैनिपुलेट करते थे अपना फायदे के लिए, जिसमें नेशनलिज्म का एक सोची समझी बनावट के रूप में समझा जाता है था कि एक नेशनलिज्म बनाई हुई चीज है। आप ये देख सकते हैं कि छोटी मिडिल क्लास जिसको हम प्रीटी बुर्जुआज कहते हैं, तो आप ये देखते हैं कार्ल मार्क्स की जो सोसाइटी थी, तो उन्होंने दो टाइप में डिवाइड किया था। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आपको पता भी होगा कि उन्होंने दो क्लास में बोला था, एक बोला था पॉलिटिक, एक टू बुर्जुआज थी। जो पॉलिटिक थी वो कौन थी, ओनर ऑफ क्लास थी, वो बुर्जुआज थी तो वो क्या थी, वर्कर क्लास थी। तो उन्होंने ये बोला गया था छोटी मिडिल क्लास बुर्जुआज अक्सर स्प्रेडलिस्ट नेशनलिज्म की मेन वजह थी यूरोप में, कई वजह से उन्हें अक्सर पॉलिटिकल पावर से बाहर रखा गया था कि कई यूरोप देशों में मर्चेंट क्लास को गवर्नमेंट में भाग लेने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उन्हें रूलिंग क्लास के हिसाब से माना जाता था, इसलिए उन्हें लगता था कि उनकी आवाज़ नहीं ये अपने देश की सरकार में। तो ये कह रहे थे कि जो छोटी मिडिल क्लास थी, ब्रोजर्स क्लास थी, उसमें ये कहा गया था कि यूरोप में उनकी वजह से उनको मतलब जो उनकी पावर थी, गवर्नमेंट थी, वो उनके ऊपर काम नहीं करती थी, और लोग ये चाह रहे थे मर्चेंट ना हो जाए। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि उनको प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए उन्होंने लगा कि उनकी आवाज़ को नहीं है तो अपने देश की सरकार में उन पर अक्सर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। आप ये देख सकते हैं, जो बुर्जुआ क्लास थी उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। मर्चेंट क्लास को गवर्नमेंट की तरफ से बड़े टैक्स देने पड़ते थे, क्योंकि उन्हें अमीर बनना जाता था, माना जाता था। ये हाई टैक्स और बिजनेस चलाने के बढ़ाने की मुश्किल पैदा करती थी, और वो अपने फ़ायदे के लिए फ्री ट्रेड प्रमोट करना चाहते थे। मर्चेंट क्लास चाहती थी कि वो दूसरे देशों के साथ भी बिना किसी रोक टोक के साथ कर सकें, लेकिन यूरोप देशों ने अपनी ट्रेड को ये रिस्ट्रिक्शन उनके बिजनेस चलाने के बढ़ाने की रुकावट बन रही थी। ठीक है। मर्चेंट क्लास हो गई, जो हाई क्लास थी, तो वो क्या कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, उन लोगों के ऊपर क्या कर रही थी कि रिस्ट्रिक्शन लगा रही थी कि वो बाहर की कंट्री के साथ अपना जो भी है बिजनेस वगैरह नहीं कर सकते और उसको प्रमोट नहीं कर सकते, जिससे क्या हो गया था, गवर्नमेंट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो टैक्स लगा रही थी। यही वजह थी कि प्रीटी ब्रोजियाज जो थे यूरोप में 18 और 19 सेंचुरी के दौरान होने वाली रिवॉल्यूशन जो सेपरेट नेशनलिज्म के रूप में पीछे में फोर्स आई थी। तो अब देखें, कोई भी एक फोर्स होती है, कोई भी एक प्रोटेस्ट होती है, कोई भी एक चीज़ होती है, उसके पीछे एक वजह थी, और मेन वजह जो थी ब्रोजियाज के ऊपर ये थी कि वो ये थी कि वो क्या कर रहे थे कि जो उनकी कंट्रीज के जो गवर्नमेंट मेंबर्स थे वो ये कह रहे थे कि उनके ऊपर काम कर रहे थे, तो वो उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा रहे थे। इनके ऊपर मेन क्या कर रहे थे, इनके ऊपर जो रेवोल्यूशन आने का मेन कारण क्या था, टैक्स ज़्यादा लगा रहे थे और रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि वो गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि किसी बाहर की कंट्री के साथ वो बिजनेस नहीं कर सकती। ठीक है। इसकी वजह से जो था वो जो था रेवोल्यूशन के मतलब लाने का मेन कारण था, और सबसे पहले जो ये था सेपरेट हो गए, नेशनल के साथ से अलग हो गए थे। आप ये देख सकते हैं, मैंने इसमें पोस्टर में कर दिया, नेशनलिज्म को डिफाइन ये किया था कि सेंस कम्युनिटी, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉमन कल्चर होना चाहिए, जिसमें कैसे काम किया जाता है। और उस नेशनलिज्म में ये कहा जाता था कि ब्रोजियाज अक्सर जो सेपरेट सेपरेट जो लोग थे, नेशनलिज्म थे, उनके ऊपर मेन यूरोप की मेन वजह यह थी कि जो स्मॉल मिडिल क्लास थी वो क्या करती थी, ड्राइव फोर्स बिहाइंड सेपरेट नेशनलिज्म इन यूरोप नंबर ऑफ फैक्टर्स। उसमें ये कह रहे हैं टैक्स ज़्यादा देना था, फिर उसके बाद जो बिजनेस के उसके ऊपर काम नहीं किया जाता था, उसके ऊपर जो भी प्रमोट वगैरह था वो नहीं होता था, उसके बाद जो बाहर के साथ वो बिजनेस नहीं कर सकते, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कर दी थी। अगर होप्समैन की थ्योरी की बात करें, सबसे पहले जो थी उसमें ये कहा गया था, छोटी मिडिल क्लास जो थी उसमें अक्सर स्पेशलिस्ट नेशनल की वजह मेन वजह थी भी उनका अक्सर ये था पॉलिटिकल पावर के बाहर बाहर गया था। यूरोप देशों में मर्चेंट क्लासेस में भाग लेने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वो रूलिंग क्लास का हिस्सा नहीं थे। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ऊपर
इसको एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको अच्छे से कर देखते थे। जो भी था वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते, टैक्स वगैरह ज़्यादा लगा रहे थे। यही वजह थी कि जो थे बुरजियाज थे वो दौरान किए जाते थे, और सेपरेशनिस्ट जो अक्सर जो थी वो रिवाइल की जाती। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और उससे पहले आप ये कर सकते हैं कि जो इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि और बच्चे जो होंगे वो भी क्लास को अच्छे से पढ़ सकें, उनको भी बेनिफिट मिले। नेक्स्ट जो हमारी जो मतलब होगी वो क्या थी, टॉपिक था वो क्या था, मतलब पहले हमने नेशनलिज्म पढ़ा, अब हमारा ये होता है ना कि हम किसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं तो हमें उसको अब डीप में जाना पड़ेगा, तो उसकी नेशनल थ्योरी बोली गई थी, थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म एंड थिंकर्स के बारे में बोला गया था। उसमें हम देख सकते हैं कि क्या है। सबसे पहले जो थी वो कौन थे, टॉम नरायन्स एंड थ्योरीज ऑफ अनएबल्ड डेवलपमेंट्स। इसमें ये कहा गया था कि टॉम नरायन ने अपनी किताब द ब्रेक, ये आप देख सकते हैं इनकी इनिशियल बुक्स, ब्रेक ऑफ ब्रिटेन क्राइसिस एंड न्यू न्यू नेशनलिज्म 1981। आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि इन्होंने जो थी उन्होंने क्या कहा गया था, कि टॉम नारायण ने जो इनकी किताब थी अपनी द ब्रेक ऑफ ब्रिटेन क्राइसिस एंड न्यू नेशनलिज्म 1981 में बताया था कि नेशनलिज्म खासकर कॉलोनियल या बैकग्राउंड सोसाइटी में किसी उगता है। उनका थ्योरी डिपेंडेंसी थ्योरी, जैसे एनरी एजी फ्रैंक जो थे, समीर अमीन थे, फिर उसके बाद अम्यूल वेलस्टाइन से जो पर्वत थे। नारायण कहते थे कैपिटलिज्म दुनिया भर में बराबरी की विकास नहीं लगाया लाया, और कुछ इंडस्ट्री देश बहुत आगे गए हैं जबकि कुछ देश पीछे रह गए। इस ऐसे में बैकवर्ड देशों के अलाइड लोगों ने जनता को जगाया और कहा कि हमें स्कूल, फैक्ट्री, पार्लियामेंट चाहिए, या पर बिना इंटरफेस के। इस तरह नेशनलिज्म एंटी इंपीरियलिज्म स्ट्रक्चर में रूप उभरा जो इवेंट डेवलपमेंट का नतीजा थे। तो जो नारायण थे, जो भी उनकी अपनी बुक्स थी, जो ब्रेक जो नाम किया था ब्रेकअप ऑफ ब्रिटेन नेशनलिज्म, और उसके बाद क्राइसिस ऑफ न्यू नेशनलिज्म 1981 में उन्होंने ये देखा गया था कि जो बैकवर्ड सोसाइटी थी वो कैसे मतलब नीचे जा रही थी, और उसके बाद डिपेंडेंसी थ्योरी जैसी थी। उसमें आप ये देख सकें एजी फ्रैंक हो गए, समीर अमीन हो गए, फिर एमुअल वेलस्टाइन हो गए, तो उन्होंने ये चीज़ के बोला गया था कि जो कैपिटलिज्म क्या कर रही है, वो दुनिया की जो बाहर की कंट्री है वो क्या कर रही है, विकास नहीं लाई जा रही है। इसमें आ गए थे डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट। जो तो डेवलपमेंट कंट्री थी वो क्या करी, अंडर डेवलपमेंट के ऊपर बोझ डाल रही थी, उसके ऊपर जो थी वो काम का हो रहा था, जिसकी वजह डेवलपमेंट का डेवलप कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो रही थी, और अंडर डेवलप जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडर डेवलप हो रही थी, मतलब जो गरीब थे गरीब से गरीब मतलब ज़्यादा हो गए। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बात की थी कि कैसे हम इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे, जिससे क्या होगा कि यही वजह से कि इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो थी वो अनएबल अंडर डेवलपमेंट का जो था नतीजा था। नेक्स्ट जो थे वो तो कौन थे, प्योल ब्रास थे, प्योल आर ब्रास थे। इनकी बुक्स जो थी वो कौन सी थी, एथनिसिटी एंड नेशनलिज्म थ्योरीज एंड कंपेरिज्म इन 1981। आप ये देख सकते हैं जो इनकी बुक्स का नाम था वो क्या था, एथनिसिटी ऑफ नेशनलिज्म थ्योरीज एंड कंपेनियन कंपैरिजन 1991 में। इंस्ट्रूमेंट थ्योरी उनके मुताबिक एथनिक और नेशनलिज्म आइडेंटिफाई नेचुरल या अपने आप उभरने वाली चीज़ें नहीं होती, ये पॉलिटिकल अलाइड के हाथ एक टूल होती है जिनके ज़रिए वो जानते हैं कि मोबिलाइज करते हैं और अपनी पावर, पैसा, प्रेस्टीज के गोल के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद ही स्ट्रांगली reject the idea of ethnic industry automatic evolve the nationalism, rather allied strategy create manipulate these identifies achieve their goals। मतलब ये कह रहे थे वो जो उनकी तो थ्योरीज थी तो वो उसके ऊपर क्रिटिसाइज करें, एथनिक्स जो आइडेंटिफाइज तो उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, और उन्होंने ये कह रहे थे कि जानबूझकर जो मैनिपुलेट किया जाता है पॉलिटिकल फायदे के लिए। आप ये देख सकते हैं इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप
इसमें ये देख सकते हैं कर्नल राय ने जो अपनी बुक्स थी उसके ऊपर उन्होंने ब्रिटेन से 1981 में उन्होंने आर्ग्यू किया था कि कैसे एक डेवलप कंट्री को कैसे हम इंडस्ट्रियलाइज कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर काम कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर ठीक कर सकते हैं। जो प्योर ब्रास थे उसने क्या कहा था एथनिक ग्रुप्स के ऊपर उन्होंने बात था कि रिजेक्ट किया था, क्लेम किया था पावर वेल्थ के ऊपर इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं। जो नेक्स्ट जो थर्ड था उसमें ये कहा गया था कि ऑब्सम्स कहते थे कि नेशनलिज्म रूल बनाती है ताकि लोगों को कंट्रोल कर सके। ट्रेडिशन असली नहीं बनाया हुए होते हैं जैसे लोग अपनी पहचान फील करते हैं। पहले लोग राजा के लॉयल होते थे पर डेमोक्रेसी आने के बाद 1870 1914 रूल्स के नए तरीके चाहिए थे लॉयल्टी के लिए। इसलिए उन्होंने स्कूल सेरेमनी नॉमिनेट्स इन्वेलेट्स ताकि लोगों को एकजुट हो सके। तो आप ये देख सकें जो एरिक हब्सन थे उन्होंने क्या कहा था। वो सबसे पहले उनका ये था कि मानना था कि नेशनलिज्म जो है रूल बनाती है और लोगों को कंट्रोल कर सके। और ट्रेडिशन असली यही था ना कि क्या करना था कि वो लोगों की पहचान को कर रहे थे कि लोगों को पहचान है। पहले जो लोग राजा थे वो क्या कर रहे, डेमोक्रेसी आने के बाद मतलब पहले जो राजा थे वो क्या लॉयल थे, पर डेमोक्रेसी आने के बाद जो था उनके नए तरीके वगैरह थे वो चेंज हो गए थे। इसलिए जो था वो स्कूल में जो भी था वो चीज़ें वो ये चाह रहे थे कि जो भी था कि हर चीज़ जो सोसाइटी है वो क्या एकजुट हो जाए, एक साथ काम करे। आई होप आपको ये चीज़ का समझ आ गया हो कि वो क्या कहना क्या चाह रहे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो थे अर्निस्ट गार्नर हाई कल्चर, उनमें ये कहा गया था कि गार्नर कहते थे कि पहले ज़माने में सोसाइटी अलग अलग कल्चर में एक जैसी कल्चर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इंडस्ट्री सोसाइटी की हाई कल्चर चाहिए होते थे जिससे सब लोग कनेक्ट कर सकें। ये कल्चर एजुकेशन स्किल और बराबरी प्रमोट कर सके। नेशनलिज्म का मतलब है सब हाई कल्चर अप्लाई करना। मतलब ये देख सकते हैं गार्नर ये कहते थे कि इंडस्ट्री हो गया, इंडस्ट्री मतलब ये कह रहे थे बिफोर इंडस्ट्री टाइम्स में ये कहा गया था कि सोसाइटी जो थी वो डिफरेंट थी और उसके बाद किसी को ज़रूरत नहीं पड़ रही थी कल्चर के रिलेटेड। तो उसके बाद ये बोला आफ्टर जो इंडस्ट्री जो थी हाई कल्चर जो था वो स्टार्ट हो गया था, जिसके बाद क्या हो गया कल्चर में जो थी लोगों के अंदर ये चीज़ आना स्टार्ट हो गई कि एजुकेशन भी होनी चाहिए, स्किल भी होना चाहिए और इक्वलिटी भी होनी चाहिए। नेशनलिज्म जो था वो एवरीवन को मतलब हाई कल्चर फॉलो करना कहता था। तो आप इसका शॉर्ट ट्रिक्स में कह सकते हैं जो हमने ये पढ़ा हुआ है। तो हॉब्सन कह रहे हैं ट्रेडिशन इन्वेंटेड टू यूनाइट पीपल्स और जो गार्लैंड थे वो क्या कहते हैं हाई कल्चर नीडेड फॉर इंडस्ट्री यूनिटी। तो ये कह रहे थे कि जो गार्लैंड कह रहे थे हाई कल्चर जो है कि इंडस्ट्री यूनिटी को कह रहा था, अच्छा कह रहा था। और हॉब्सन कह रहे थे वो ट्रेडिशन के टाइम के बारे में बता रहे थे। आप ये देख सकते हैं इसमें हमने ऑलरेडी एक इमेज में आपको बता दिया है कि आपने ये ऑप्शन में नेशनलिज्म को क्रिएटिव को पावरफुल कंट्रोल कहा जाता था और उसके बाद इन्विटेशन पीपल के बारे में बोला था। और ये कह रहे थे कि इनका हम मेन डिफरेंस ये कह सकते हैं कि क्या था। वो ये कह रहे थे कि बिफोर डेमोक्रेसी जो पीपल थे वो लॉयल थे और उसके बाद राजा को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि किसी के ऊपर काम करने, मतलब ये कि अच्छा और सब लोग जो बराबरी थे किसी को कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन आफ्टर 1870 1914 के बीच में जो था वो डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से जो लॉयलिटी थी कीप लॉयलिटी स्टार्ट हो गई। उसके बाद जो था सो दे इन्वाइटेड ट्रेडिशनल लाइक स्कूल सेरेमनी यूनाइट पीपल, मतलब वो ये कह रहे थे कि लोगों को वो इनवाइट कर रहे थे ट्रेडिशन को वो स्कूल और सेरेमनी में आए जिससे क्या हो गया डेमोक्रेसी के ऊपर काम किया जाए। और गार्नर ये कह रहे थे कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटी जो थी वो डिड नॉट मतलब कल्चर नहीं था, एक कल्चर के साथ नहीं थी। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रीज था जो हाई कल्चर था वो स्टार्ट हो गया था, जिसमें अब ये चीज़ आ गई थी कि कल्चर में एजुकेशन आ गया था, स्किल आ गई थी, क्वालिटी आ गई थी, जिसकी वजह से नेशनलिज्म मीन्स में एवरीवन जो थे वो क्या कर रहे थे फॉलो कर रहे थे इस कल्चर को। शॉर्ट ट्रिक्स में आप ये कह सकते हैं ऑप्शन जो थे ट्रेडिशन थे और उसके बाद गार्लैंड जो थे वो किसके ऊपर बिलीव करते थे, उसमें ये कह रहे थे कि हाई कल्चर होना चाहिए और उसमें जो था एजुकेशन के स्किल वगैरह में ये चीज़ आने स्टार्ट हो गई थी। और जो फिफ्थ था उसमें आप ये देख सकते हैं एंडरसन उनकी इमेज कम्युनिटी में ये कहा गया था कि बात की थी उन मेन आप इसका कंसेप्ट समझे और उनकी बुक समझे कि बुक कौन सी, और उनकी जो बुक्स थी आप ये देख सकते हैं इमेज कम्युनिटी 1983 में एंडरसन ने कहा था कि नेशनल एक इमेज कम्युनिटी है। इमेज कम्युनिटी इसलिए क्योंकि एक नेशन को लोग अक्सर एक दूसरे के साथ
कभी मिलते हैं, जानते नहीं, फिर भी उनके दिमाग में एक यूनिटी फीलिंग होती है। आप ये सीखे ना कि वो ये चाह रहे थे कि एक नेशन के अंदर कोई बंदा नहीं मिला, जैसे मैं आपसे नहीं देखा ना आपने मुझे देखा, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिटी की तरह काम कर रहे हैं। हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमने एग्जाम निकालना है, चाहे कैसे भी करके। तो वैसे ही ये बोल रहा था कि नेशनलिज्म भी एक ऐसा होता है कि लोग बिना जाने पहचाने एक यूनिटी की वजह से कि एक साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे रिसेंटली जो अटैक हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान की वार स्टार्ट हो गई थी, तो देखें कि कैसे नेशनलिज्म के बेस पे लोग कैसे इकट्ठा हो गए थे, कैसे यूनिटी हो गई। चाहे किसी के अंदर जो भी रिलीजन बेस्ड मतलब जो भी लड़ाई थी या कुछ भी था, लेकिन जब वार के टाइम जब इंडिया को जरूरत थी यूनिटी के लिए, तो वो देखें कैसे साथ हो गए। तो यही कह सकते हैं कि नेशनलिज्म में जो है कि नेशनलिज्म जब स्टार्ट होता है तो उसमें यूनिटी जो थी वो अच्छे से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इंसान किसी को जानता नहीं कुछ नहीं, लेकिन एक यूनिटी की एक नेशन की फीलिंग की वजह से एक दूसरे को जानना स्टार्ट हो जाता है। ये फीलिंग पॉसिबल प्रिंट कैपिटलिज्म की वजह से है। कैपिटलिस्ट लोगों ने बुक्स और न्यूज़पेपर लोकल लैंग्वेज में प्रिंट करना स्टार्ट किया ताकि लोग पढ़ सके, इसलिए लोगों के बीच में कॉमन यूनिटी डेवलप हुई, चाहे वो कभी मिले या ना मिले। तो इसमें ये मेन टारगेट आप ये देखते हैं, आज के टाइम पे ये कह रहे थे कि उसके टाइम पे ये बोल रहे थे कि जब लोगों के बीच में 1983 में लोगों के बीच में यूनिटी, तो उसमें ये मेन ये था कि वो न्यूज़पेपर को प्रिंट कर रहे थे, लोकल लैंग्वेज में कर रहे थे, जिससे क्या थे लोग उसको पढ़ रहे थे। इसकी वजह से देश के लिए उनको अच्छे से मतलब समझ आ रहा था कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए। और आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया हो गया, नेशनल मीडिया हो गया, तो उसमें देखें कि यूनिटी बनाने के लिए ऐसी पोस्ट ऐसी बातें करते हैं जिससे क्या हो गया, लोगों के बीच में यूनिटी आना स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो कभी मिले हो या ना मिले हो, लेकिन जैसे वो चीज़ देखते हैं तो उसमें ये चीज़ आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं एंडरसन में आप ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर आपको याद करने की चीज़ हुई तो इमेज कम्युनिटी 1983 में इसकी बुक्स याद कर सकते हैं। और प्रिंट कैपिटलिज्म में कह सकते हैं कि प्रिंट्स की वजह से जो था वो चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, और लोकल न्यूज़पेपर में उन्होंने ये चीज़ें स्टार्ट कर दी थी, और न्यूज़पेपर का ये नाम याद रख से वेनिकुलर जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था, और लोग इसी की वजह से जो था वो जो थी यूनिटी होना स्टार्ट हो गई थी। और नेक्स्ट जो सिक्स्थ हमारा लास्ट जो था वो पत्थर चैटर्जी थी, उनकी जो बुक्स थी डेरिवेटिव डिस्कोर्स थी। तो आप ये देख सकते हैं इनकी बुक्स जो थी वो क्या थी, नेशनल थॉट्स एंड क्लोनिकल वार्ड 1986। उन्होंने आर्ग्यू किया था इंडियन नेशनल इज नॉट ओरिजिनल nationalism. He called its devolutions, discourse, meanings, broad Western ideas. Even after independence 1947, India continues with many British system and ideology. In his essay, was image community 1986, आप ये देख सकते हैं, हमने ऊपर भी पढ़ा था उसका भी क्या था, उसने कब अपलोड किया था, एंडरसन ने 1983 में। और उसके बाद इमेज कम्युनिटी इसने कब किया, 1996 में। आप ये देख सकते हैं कि एग्जाम में यही क्वेश्चन जो होते हैं तो हमें क्रिएट कर देते हैं। वहाँ पे उन्होंने 1983 का पूछा होगा, वहाँ दो थिंकर्स डाल दिए। हमने देखा हाँ यार हमने एक चीज़ पढ़ी है, इमेज कम्युनिटी डाली है किसने, तो वो हम कर देते हैं 1986 में। तो उससे क्या होगा, हमारा जो नुकसान होगा। इसलिए एग्जाम में पेपर जो होते हैं वो अच्छे से पढ़ने चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने जो अपनी बुक जो नेशनल क्रॉनिकल 1986 में जो थी, कहते थे कि इंडिया नेशनलिज्म ओरिजिन नहीं है बल्कि वेस्ट के लिए लाया गया है। इसलिए उन्होंने कहा था डेरिवेटिव डिस्कोर्स बोला, यानी एक ब्रॉड आइडिया है। 1947 में इंडिया ने ब्रिटिश सिस्टम और थिंकिंग को कंटिन्यूज किया है। अपने ऐसे इमेज कम्युनिटी में बताया कि वो एंडरसन का आइडिया को क्वेश्चन करते हैं। वो कहते हैं कि पोस्ट क्लोनिकल सोसाइटी जैसी इंडिया अब भी मेंटली कॉलोनाइज हैं। हम अपने देश जिस तरह इमेज करते हैं वो अभी वेस्ट ने डिफाइन किया था। तो आप इसका शॉर्ट ट्रिक्स में ये कह सकते हैं, जो एंडरसन थे उसकी प्रिंट इन यूनिटी की बात करता है, इमेज कम्युनिटी। और ट्रिक्स में हम ये करें, ना मिले ना जाने फिर भी एक जैसे प्रिंट ने जोड़ा सब देश के साथ। और याद रखने की चीज़, लोग एक दूसरे के कभी नहीं मिले। इमेज हो गया कि इमेजिनरी बात करना, मतलब ख्याली कर लेना, एक दूसरे के ऊपर जानना। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर जो था पब्लिश हुआ था, और उसके बाद नेशन की बात होती। और अगर हम पथर जी की बात करें तो उसमें कॉपी वाला नेशनलिज्म की बात कर रहा था, जिसमें हम ये कह सकते हैं इंडिया नेशनलिज्म जो ओरिजिन नहीं था, डेविएट डिस्कोर्स था, वेस्टर्न आईडी कॉपी किया था। इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश सिस्टम कंटिन्यूस हुआ, नेशनल कॉमिजनेस भी वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस मिला। तो ये कह रहे थे पत्र जी
कि मतलब ये कह रहे थे ये जो फीलिंग्स है ये ब्रॉड थी, ओरिजिनल नहीं थी। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि जो एंडरसन में प्रिंट ने सोच बदली, और उसके बाद चटर्जी जो थे उन्होंने सोच भी ब्रॉड थी। आप ये देख सकते हैं हमने पोस्टर क्रिएट किया, इसमें आप देख सकते हैं कि इमेज के बारे में बात की और उसके बाद एक दूसरे से मिले नहीं, और उसके बाद ये चीज़ काम कर रहे हैं। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, मतलब जो हमने 6 ऊपर पढ़े तो उसमें ये कह सकते हैं जो नारायण थे वो नेशनलिज्म तब होता जब एक दूसरे अपने आज़ादी चाहते थे, एग्जाम्पल इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स, और ब्रासलर नेशनलिज्म अक्सर से लड़ाई होती थी, एग्जाम्पल हिंदू मुस्लिम। और एरिक हॉब्सन में ट्रेडिशनल जो नेशनलिज्म में दिखाते थे वो कभी कभी बनाए हुए होते थे, एग्जाम्पल इन्वेंटेड ट्रेडिशन बाई हुई कहानियाँ। अर्नेस्ट गर्नल जो थे वो किसके बारे में बात कर रहे थे, इंडस्ट्री सोसाइटी के ऊपर, एक कल्चर में रहना चाहिए जिसमें एजुकेशन सिस्टम भी आना चाहिए। और बैलेट जो थे वो सोच के ऊपर बात कर रहे थे जिसमें एक प्रिंट मीडिया, उसके बाद क्या उस लोगों के ऊपर बात करना, यूनिटी की बात करना। और पत्थर जी कह रहे थे कि कॉलोनाइज देश अपने नेशनलिज्म पुरानी और नई सोच मिलकर बनाते हैं, एग्जाम्पल इंडिया ने ब्रिटिश और कल्चर को मिलाया था। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं आज़ादी, नारायण जो थे वो क्या कह रहे थे, आज़ादी चाहिए, उसके ब्रास जंग है भाई, उसके बाद हॉब्सन बनाई कहानी, फैक्ट्री की ज़ुबानी, सोच परिवार, और मिक्स कल्चर यार। तो आप ये इसका हमने इसका एक्सप्लेन कर दिया जो 6 नेशन थ्योरीज थी। आप इसको ये चीज़ कर सकते हैं कि आज़ादी चाहिए थी, फ्रीडम मूवमेंट्स, जंग भी है भाई, एथिक कन्फ्लिक्ट, उसके बाद बनाई कहानी जो थी इन्वेंटेड ट्रेडिशनल, फैक्ट्री ज़ुबानी जो थी वो इंडस्ट्री कल्चर, सोच परिवार जो थे एंडरसन की बात करते, मिक्स कल्चर जो थे वो चटर्जी की बात करे थे। आप देख सकते हैं इसमें हमने कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, न्यू कॉलोनाइजेशन, उसके बाद सब चीज़ पढ़ी, फिर नेशनलिज्म पढ़ा, उसकी 6 टाइप पढ़ी। तो आप इसमें देख सकते हैं इनकी आप बुक्स और उसके ऊपर इनके काम्स देख सकते हैं, और इसके ऊपर डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या है, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और चैनल को ज़रूर अच्छे से देखें और उसको ग्रो करें ताकि हमें नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो अच्छे से होगी, क्योंकि आप अच्छे से ग्रो करोगे, अच्छे से करोगे तो हमारी जो क्लासेज होंगी रेगुलरली स्टार्ट हो जाएंगी। आज मैं देख रहा हूँ कि क्या मतलब हमारे चैनल पर नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो अपलोड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखेंगे ना वो वहाँ पे ऑलरेडी चल जाते हैं, मिनट चल जाते हैं कि आपकी अपलोड जो वीडियो होगी वो 6 घंटे के बाद होगी, 7 घंटे के बाद होगी, तो ऐसे आते रहते हैं। तो इसलिए आप जो कि चैनल जैसे मतलब वॉच टाइम होगा ना इंक्रीज होगा, या मतलब बच्चे जो होंगे वो क्लास देखेंगे तो यूट्यूब वगैरह उनको पता चल जाएगा कि जो है ये चैनल ग्रो हो रहा है, चल रहा है, तो हमें नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने का मौका मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।